Good morning to all of you. Welcome again your chemistry class. Let continue chapter number 10 S block element. और इससे पहले जो दो वीडियो हैं उनके अंदर हमने एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी एल्कली जो मेटल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और एल्कली जो मेटल्स हैं उनकी भी हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी और साथ में उनके एप्लीकेशंस पढ़े हैं। आज हम अल्कली जो मेटल्स होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इनकी कुछ और प्रॉपर्टी जैसे उनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले बात हम करते हैं ऑक्साइड की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था ऑक्साइड के अंदर कि लिथियम जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और कुछ अमाउंट में वो, अब हम चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा, वैसे लिथियम जो होता था वो हमारा अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता था, सोडियम जो होता है वो क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता था, और बाकी के जो होते थे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या बनाते थे, सुपर ऑक्साइड बनाते थे। लेकिन क्या होता है जब लिथियम के साथ रिएक्ट होती है तो जो लिथियम है वो लिथियम जो है वो ऑक्साइड के साथ साथ में क्या बनाता है, अपना थोड़ा सा पर ऑक्साइड भी बनाता है, थोड़ा सा पर ऑक्साइड भी बनाता है। तो लिथियम जो है वो ट्रेस अमाउंट के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में अपना सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, सॉरी पर ऑक्साइड भी बनाता है। इसी तरीके से सोडियम नॉर्मली तो पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बट बहुत थोड़ी सी अमाउंट के अंदर ये जो सोडियम है ये अपना सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। ऑन कंबशन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म मेनली ऑक्साइड प्लस सम पर ऑक्साइड भी बनाता है, Li2O2। सोडियम जो होता है वो पर ऑक्साइड बनाता है लेकिन कुछ अमाउंट में क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। while potassium, rubidium, cesium form the superoxide. Under appropriate condition, pure compound M2O, MO2 and M2O2 may be prepared। अप्रोप्रिएट कंडीशन लगा करके अगर हम ऑक्सीजन को लिमिटेड दें तो हम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। The increasing stability of peroxide or superoxide as the size of the metal ion increases is due to the stabilization of large anion by large cation through lattice energy effect। ठीक है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो बन रहे हैं, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड जो बन रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है और कैपिटल कैटायन कैपिटल एनायन को स्टेबलाइज करता है। तो अप टू डाउन जैसे जैसे जाएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ेगा, इसलिए वो बड़े साइज के एनायन को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए वो जो है वो नीचे वाले जो है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज ऑक्साइड आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ये जो ऑक्साइड है चाहे वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड हो, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड, दैट इज पर ऑक्साइड, दैट इज सुपर ऑक्साइड, वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, सबके सब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। इस तरीके से ये देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ रिएक्शंस में लिख दूं, अगर आपके पास में लिथियम ऑक्साइड हो तो ये लिथियम का आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करा दोगे ये क्या होगा, यहाँ से LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड और ये LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास सोडियम पर ऑक्साइड है, ये सोडियम पर ऑक्साइड, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से NaOH और NaOH, और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया है H2O2, H2O2 इस तरीके से। ठीक है, और जो सुपर ऑक्साइड है वो भी रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, देखिएगा ये मान लीजिएगा पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम O2, पोटेशियम O2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा KOH, KOH, दो H दो O2, दोनों के दोनों H एक O2 के साथ H2O2 और O2 है तो 2KOH प्लस में H2O2 प्लस में किस तरीके से O2 रिलीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट,
ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स वही चल रहा है जिसमें हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, तभी हमने ऑक्साइड पढ़े हैं। द ऑक्साइड एंड द परऑक्साइड आर कलरलेस, दोनों कलरलेस होते हैं, ऑक्साइड भी परऑक्साइड भी। ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, सॉरी दोनों कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। जबकि व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड जो होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो सुपर ऑक्साइड होते हैं बेटा उनके अंदर क्या होता है, KO2, यहाँ से पोटेशियम पॉजिटिव बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, जिससे यहाँ पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ही कैसे होते हैं ये जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए कैसे होंगे ये कलरफुल, और साथ में कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक। Because one unpaired electron in pi antibonding to p molecular orbital में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड बोले तो Na2O3 is widely used an oxidizing agent in organic chemistry. The hydroxide which are obtained by the reaction of oxide with water are all white crystalline solid. अगर आपके पास सोडियम का ऑक्साइड है और इसकी अगर आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री की लैब में मिल जाएगा आपको, जब हम इसे मार्केट से खरीद के लाते हैं ना तो इसकी छोटी छोटी व्हाइट प्लेट्स आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेम ऐसा ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके अलावा ये सॉपी होते हैं, सॉपी सॉप जैसे होते हैं। The alkali metal hydroxide are the strongest of all base and dissolve freely in water with evolution of much heat on account of intense hydration। क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बस नेगेटिव देंगे। वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। और जब इनको पानी में घोला जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि जब इनको पानी में डिजोल्व करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर से ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं। और आपको पता है जब भी हाइड्रेटेड होंगे वाटर के मॉलिक्यूल जब इनके साथ आकर के जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज। ये हो गया है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। और चलिए ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बाद अब आता है इनके हैलाइड्स, हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के हैलाइड। मेटल आपके पास में है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगी, ये लीजिए दो मेटल, जब ये रिएक्ट करेंगी आपको पता है एल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बना देगी, और वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो इस एक्स के पास चला जाएगा, एक्स गेन करके नेगेटिव, ये भी गेन करके नेगेटिव। इस तरीके से ये मेटल पॉजिटिव दोनों और हेलोजन दोनों नेगेटिव, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, एमएक्स, एमएक्स टाइप के हैलाइड बना देते हैं। अल्कली मेटल हैलाइड्स एमएक्स, यहाँ से हेलोजन जो है वो क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है हेलोजन होते हैं। और ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये सारे के सारे आप देखिएगा आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एप्रोपाइट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। इनको हम किसके साथ बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल का हैलाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, मेटल का हैलाइड बनाना है तो या तो आप उस मेटल का क्या लीजिएगा, ऑक्साइड लीजिएगा, ऑक्साइड नहीं लेते हो तो मेटल का हाइड्रोक्साइड लीजिए, या फिर मेटल का कार्बोनेट लीजिए, और ये लेकर के उसके रिएक्शन करा दीजिए एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ, HX के साथ उसका रिएक्शन करा दीजिए। HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हैलाइड जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप NaCl का फॉर्मेशन करना चाहते हो, NaCl बनाना चाहते हो, ठीक है, तो NaCl बनाने के लिए आपने क्या करना है, मेटल का ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या रिएक्शन हो जाएगी, आप समझ सकते हैं बेटा, ये सोडियम का ऑक्साइड है, रिएक्शन करा दी HCl से, क्या होगा, यहाँ से वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, दोनों NaCl,
इस तरीके से, ठीक है। या NaOH लेकर के मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए HCl बार, या मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए, रिएक्शन करा दीजिए NaCl H2CO। क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर समझिएगा। ये है आपके पास में सोडियम कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन करा दी HCl से, क्या बाहर चला जाएगा NaCl, दोनों के दोनों H यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा C11OOH। ये जो बन गया है ये कहलाता है H2CO3, दैट इज H2CO3। और H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है बेटा ये होता है लेस स्टेबल, इसलिए हैंड टू हैंड डिकम्पोज हो जाएगा, और इसमें से डिकम्पोजिशन के बाद वाटर और साथ में CO2 बाहर चला जाएगा, और वाटर प्लस में CO2। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये जो मेटल के हैलाइड बने हैं, इन मेटल के हैलाइड्स की सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जो भी है, इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव और हाई होती है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, रिलीजिंग एनर्जी है। इट मीन्स जब ये लैटिस बनते हैं, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप सुनिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर फ्लोराइड become less negative as we go down the group, while the reverse is true for standard formation enthalpy for chloride, bromide and iodide। क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास में मेटल, मान लीजिए आपके पास में सोडियम ही है, आपके पास सोडियम है, अब ये सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, क्या बनाएगा, सोडियम फ्लोराइड, दैट्स राइट। उसके बाद सोडियम है, अगर यही सोडियम आपका क्लोरीन से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, NaCl। यही सोडियम आपका ब्रोमीन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, NaBr। और आयोडीन के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, NaI, सोडियम आयोडाइड। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर देखिएगा कैटायन सी में हेलोजन चेंज हो रहा है, तो हेलोजन में जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे, दैट्स राइट। फॉर अ गिवन मेटल, एक किसी भी मेटल के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ये जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाने पर जो इनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसकी लैटिस एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ये कैसी होती जाती है, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होगी, सोडियम फ्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पर निकलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होती है, इसलिए। आगे सुनिए, अगली बात देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास में फ्लोरीन है, अब आपके पास लिथियम हो, सोडियम हो और पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखिएगा यहाँ से बनेगा लिथियम फ्लोराइड, यहाँ से बनेगा सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फ्लोराइड का फॉर्मेशन। तो फ्लोरीन के लिए अप टू डाउन जब हम जाते हैं तो जो फॉर्मेशन की इंथैल्पी या लेटेस्ट जो इंथैल्पी है, ये लेटेस्ट इंथैल्पी क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव। इसके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव, थोड़ी कम नेगेटिव, और कम और कम, दैट्स राइट। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो यहाँ होती है लिथियम फ्लोराइड के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों का साइज जो है वो कैसा होता है, बहुत छोटा, और आपको पता है छोटा कैटायन छोटे एनायन को मोर स्टेबलाइज करता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, इसलिए यहाँ सबसे हाई एनर्जी रिलीज होती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, इसके अलावा अगर लिथियम है, अगर आप रिएक्शन क्लोरीन से कराओ, चाहे ब्रोमीन से कराओ, चाहे आयोडीन से कराओ, सोडियम है आपके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओ,
पोटेशियम है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्शन करा तो किसका फॉर्मेशन होगा? लिथियम वो क्या बनाएगा? LiCl, सोडियम बनाएगा NaCl, पोटेशियम बनाएगा KCl। दैट्स राइट। और बाकी के जो है वो भी इसी तरीके से करेंगे। ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? लिथियम जो है वो क्या बनाएगा? लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम बनाएगा NaBr और ये बनाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। आयोडीन के साथ क्या हो जाएगा? आयोडाइड के साथ में क्या हो जाएगा? लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड। सेम ऐसा ही होता रहेगा। इनके लिए क्या होता है? इनके लिए जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं तो जो इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी या जो लेटिस एंथैल्पी है इसकी जो वैल्यू है ये मोर नेगेटिव होती जाती है, मोर नेगेटिव होती जाती है। जबकि फ्लोराइड के लिए जो इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी या लेटिस एंथैल्पी है एक ऐसी होती है लेस नेगेटिव होती है, जबकि यहाँ मोर नेगेटिव होती जाती है। इट मीन्स लिथियम फ्लोराइड जो होता है फ्लोराइड में इसकी जो लेटिस एंथैल्पी या फॉर्मेशन एंथैल्पी है ये सबसे ज़्यादा होती है। ये जब बनेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, नीचे जाने पर स्टेबिलिटी कम होगी। जबकि इनके लिए क्या होता है? इनके लिए ऐसा नहीं होता। इनके लिए नीचे जाने पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं नीचे जाने पर। क्यों? क्योंकि देखिएगा ऊपर कौन है? लिथियम। लिथियम का साइज छोटा और एनाइन कौन है? एनाइन है क्लोराइड। क्लोराइड का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो कैटाइन छोटा, एनाइन बड़ा है, पोलराइजेशन हो जाएगा तो ये आयनिक कंपाउंड ना रह करके कैसा आ जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। और हमें पता है कि बड़ा कैटाइन बड़े एनाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो पोटेशियम भी बड़े साइज का, ब्रोमीन भी बड़े साइज का, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ लैटिस एंथैल्पी या फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव होगी। अगर मेटल कांस्टेंट है, हेलोजन को तुम चेंज कर रहे हो तो फ्लोराइड से और नीचे जाने पर ये लेस नेगेटिव होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव उसके लिए होगी। दूसरा, अगर आप फ्लोरीन को कांस्टेंट रखते हो, मेटल को चेंज करते हो तो नीचे जाने पर जो फॉर्मेशन या लैटिस एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होगी, जबकि इनके लिए कैसी होती है? मोर नेगेटिव होती जाती है। ये आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे फिर से हैलाइट्स। अब अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। अब अगर हम इन हेलोजेंस के या हेलाइट्स जो बने हैं आपके, इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट निकालें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स राइट। जैसे अगर आपके पास में लिथियम फ्लोराइड हो, सोडियम फ्लोराइड हो, तो फ्लोराइड जो है, अच्छा मेटल, अच्छा फ्लोराइड ही अगर है सारे के सारे तब तो फिर क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? देखिए लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी है, लेकिन MPBP सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो याद रखिएगा MPBP है वो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है, इसलिए MPBP का ऑर्डर ये होगा। लेकिन अगर लिथियम का फ्लोराइड भी हो, लिथियम का क्लोराइड भी हो, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड, इनमें से अगर MPBP पूछा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन होता है? लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि छोटा का टाइम छोटा है, इसलिए इसका MPBP सबसे ज्यादा। फ्लोराइड का सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा? क्लोराइड का, उसके बाद ब्रोमाइड, सबसे कम किसका होगा? आयोडाइड का, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता इसलिए। ऑल दीज हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सब के सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं। द लो सोल्युबिलिटी ऑफ, देखिए लिथियम फ्लोराइड जो होता है इसकी वाटर में सोल्युबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? तो आप समझ सकते हैं कि लिथियम फ्लोराइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जब इसका फॉर्मेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। और जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल आकर के क्या करेंगे? इनके साथ हाइड्रेटेड होंगे, और हाइड्रेटेड होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं होती कि वो इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर सके, इसको कंपनसेट कर सके। तो लैटिस इंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, बट हाइड्रेशन जो इंथैल्पी है वो कम होती है, इसलिए लिथियम फ्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस इंथैल्पी वेयर एज लो सोल्युबिलिटी, अच्छा और सीजियम आयोडाइड जो है ना इसकी सोल्युबिलिटी भी कम होती है। अब फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद में अब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पे आ जाए तो सीजियम जो है उसका फ्लोराइड, सीजियम का क्लोराइड, सीजियम का ब्रोमाइड, और सीजियम जो है उसका आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड जो होता है बेटा इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती है,
क्यों कम होती है? क्योंकि देखिएगा सीजियम खुद बड़े साइज का कटायन, आयोडाइड खुद बड़े साइज का कटायन, सीजियम आयोडाइड बहुत बड़े होते हैं, इनकी लैटिस एंथैल्पी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे बेटा, तो वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल आकर के वाटर के मॉलिक्यूल इनके साथ ऐड होंगे, इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है वो तो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इन दोनों का साइज बहुत बड़ा है बट चार्ज बहुत कम है, तो दोनों के ऊपर बेटा जो चार्ज की डेंसिटी है वो चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है, चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, और चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है इसलिए अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, और कम लगेगा तो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ये बहुत कम रहने वाली है, और ये इतनी कम होगी कि किसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी? लैटिस एंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर पाएगी। सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है इसलिए, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी यहाँ कम है। वहां पर लैटिस इंथैल्पी ज्यादा होती थी हाइड्रेशन से, यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, बात वही है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी जितनी होनी चाहिए उससे एक्सपेक्टेड बहुत कम होती है, इसलिए वो इसकी लैटिस इंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर सकती, इसलिए ये दोनों ही कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अदर हैलाइड ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड डाईइथाइल एसीटेट। देखिएगा लिथियम के दूसरे जो हैलाइड्स होते हैं वो हैलाइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें देखिएगा लिथियम जो है उसका कैटायन, उसका साइज छोटा, एनाइंस जो है वो बड़े, बड़ा एनायन, छोटा कैटायन, मोर पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन होने के कारण से, पोलराइजेशन होने के कारण से जो बॉन्ड होता है लिथियम हैलाइड्स के अंदर बेटा वो कैसा हो जाता है? कोवेलेंट हो जाता है। तो लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं? कोवेलेंट, इसलिए ये कोवेलेंट या जो नॉन पोलर, जो नॉन पोलर या फिर कोवेलेंट या फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें भी डिजोल्व हो जाते हैं। दैट्स राइट। इसी कारण से LiCl जो होता है वो प्रीडीन के अंदर डिजोल्व हो जाता है। चलिए इसके बाद हैलाइड्स हो गए हैं। अब हैलाइड्स होने के बाद हम पढ़ते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इनके ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड के सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। अब आपको पहले पता हो कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। देखिएगा ऑक्सो एसिड्स किसको कहते हैं? ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे एसिड जिनमें जो एसिड है तो उसका क्या निकलना चाहिए? H पॉजिटिव, बट जो H पॉजिटिव आता है ना वो OH से आता है, पहली बात तो ठीक है, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। अब ये जो OH है ये जिस एटम पर अटैच्ड होता है उसी पर एक ऑक्सो ग्रुप भी अटैच होना चाहिए, उस पर एक डबल बॉन्ड O भी अटैच होना चाहिए। ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सो एसिड्स, जैसे कार्बोनिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसके अंदर क्या होता है? जो H होता है एसिड का वो OH से मिलता है, और OH कार्बन पर होता है, उसी पे ऑक्सो ग्रुप होता है, ये होता है कार्बोनिक एसिड। सेम ऐसा ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H जो है वो O से आता है, एसिड है तो H आना चाहिए बट कहाँ से आता है? O से, OH से, और OH जिस एटम पर जुड़ा है उस पर डबल बॉन्ड O होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसमें H जो है वो कहाँ से आता है? OH से, OH नाइट्रोजन पर जुड़ा होता है, इस पे डबल बॉन्ड O होता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। बट HCl जो है ना, इसमें H जो है वो कहाँ से आता है? Cl से आता है, ठीक है ना, तो ये एक ऑक्सो एसिड नहीं है, एसिड तो है बट इट इज नॉट एन ऑक्सो एसिड। The alkali metals form salt with all oxo acids. They are generally soluble in water and thermally stable. मेटल्स जो होती हैं एल्कली मेटल, तो किसके साथ रिएक्ट कर लेती हैं? ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। जैसे सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? H2SO4 के साथ, क्या बना देगा? 2 सोडियम आ जाएंगे, H2 बाहर जाएगी, क्या बन जाएगा? Na2SO4, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा,
कार्बोनिक एसिड के साथ। क्या हो जाएगा, यहाँ से H2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बाहर क्या बनेगा, Na2CO3। तो सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये सारे के सारे जो सोल्ट होते हैं कैसे होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं सभी के अल्कली मेटल्स के जो सोल्ट होते हैं वाटर सॉल्युबल और कैसे होते हैं, थर्मली स्टेबल। अब कुछ सोल्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही काम आएगा। देयर कार्बोनेट, इनके जो कार्बोनेट होते हैं, एंड इन मोस्ट केस द हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3 are also highly stable to heat। ठीक है, जैसे लिथियम सोडियम हाइड्रोजन, ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोनेट भी बनाएंगे और हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट भी बनाएंगे। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 नेगेटिव 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये। तो लिथियम जब रिएक्ट करेगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बनेगा, LiHCO3, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और लिथियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या बनेगा, Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। सोडियम होगा वो भी क्या बनाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरीके से तो किसी भी मेटल के लिए मैं लिखूंगा तो M से लिखूंगा, तो क्या बनने वाला है, M2CO3 मेटल कार्बोनेट और MHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं हीट के लिए। एज द electropositive character increase down the group, the stability of carbonate and hydrogen carbonate increase होती जाती है। अगर मेरे पास में लिथियम का कार्बोनेट हो, Li2CO3, सोडियम का कार्बोनेट हो, पोटेशियम का कार्बोनेट हो, रुबिडियम का कार्बोनेट हो, तो इनमें से कौन सा कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको पता है कार्बोनेट जो होता है बेटा, ये CO3 नेगेटिव 2। कार्बोनेट जो है बेटा, ये कार्बोनेट एक बड़े साइज का कटायन है, और आपको पता है बड़े साइज का एनाइन है। बड़े साइज को एनाइन को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, स्मॉलर कैटायन या लार्जर कैटायन, तो आपको पता है लार्जर कैटायन। तो नीचे जा देखो, कार्बोनेट सबके अंदर है, बड़े साइज का एनाइन, इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, बड़े साइज का कैटायन, और नीचे जाने पर कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पर इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। लिथियम कार्बोनेट जो होता है बहुत कम स्टेबल होगा, क्योंकि लिथियम का कटायन छोटा, कार्बोनेट बड़ा, लेस स्टेबल। इज नॉट सो स्टेबल टू हीट। Lithium, being very small in size, polarize a large carbonate ion, leading to formation of more stable Li2O and CO2। लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत लेस स्टेबल होगा। समझ गए क्यों होगा, क्योंकि साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये बड़ा छोटा कटायन है, अनाइन बड़ा है, पोलराइजेशन कर देगा, जिससे बॉन्ड आयनिक ना रह करके कोवेलेंट हो जाएगा। कोवेलेंट होने के कारण से इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस। और तो और इसका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉलिड फॉर्म में, किसका, लिथियम का, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट तो और भी बड़ा एनाइन हो गया है, इसलिए लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, या बिल्कुल ही अनस्टेबल होता। इस तरीके से ये हो गए हैं ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल्स के अंदर। तो देखिएगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर ये आज का जो वीडियो है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो देखिए। आज हमने ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या इनकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड और सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमने पढ़े। पहले ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, उनके रिएक्शन। उसके बाद में इनका कलर भी हमने पढ़ा कि कौन कैसे कलर का होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आएगा, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक कौन होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद में हमने हैलाइड पढ़ा। मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाती है, बट हैलाइड
जो बनाते हैं वो हेलोजन की बजाय हेलोजन के जो एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का कार्बोनेट लीजिए और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, तो आप क्या बना सकते हैं, मेटल हैलाइड बना सकते हैं। मेटल हैलाइड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन हमने देखा, उनकी स्टेबिलिटी हमें देखना है, लैटिस एंथैल्पी देखना है। फ्लोराइड जो होता है उसके लिए अलग ऑर्डर होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए अलग ऑर्डर होता है। स्टेबिलिटी हमें उनकी देखनी है, कौन सा सोल्यूबल होता है, कौन सा कम सोल्यूबल होता है, ठीक है, वो हमें देखना होता है। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स किसको कहते हैं, और एल्कली मेटल इन ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है। इनमें से हमने इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट देखे हैं। नीचे जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट की भी और बाइकार्बोनेट की भी, दोनों की क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, थैंक यू टू